जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल तिवारी और साकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इंद्रावती बोध घाट परियोजना के बारे में। बहुत ही चर्चित परियोजना रही है और सालों से चर्चित परियोजना रही है। इंद्रावती बोध घाट परियोजना हमारे CGPSC, व्यापम और सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती परीक्षा, छत्तीसगढ़ की किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम इंद्रावती बोध घाट परियोजना से संबंधित जितने फैक्ट कवर हो सकते हैं, जिससे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें देखेंगे। इसी प्रकार हम छत्तीसगढ़ की और भी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को जिलेवार आने वाले वीडियोस में अध्ययन करते जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंद्रावती बोध घाट परियोजना। ठीक, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है कि भाई ये कोंडागांव जिला है, ये बस्तर जिला है, ये दंतेवाड़ा जिला है, ये बीजापुर जिला है। एक रफ मैप बनाया है मैंने, पूरा जिला नहीं बनाया, जितने हिस्से का बस काम है उतना ही हमने बनाया है। इधर नारायणपुर जिला है, इसको हमने नहीं लिखा है, इसका कोई काम नहीं है। नीचे सुकमा जिला हमने स्पेशली लिखा है क्योंकि इंद्रावती बोध घाट परियोजना में इसका काम है। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंद्रावती नदी इस प्रकार से जा रही है। ये दंतेवाड़ा जिला है। दंतेवाड़ा जिला का ये क्षेत्र है गीदम। गीदम में बारसूर के पास ही ये बीजापुर और इधर आपका बस्तर से लगा हुआ इसी क्षेत्र में बोध घाट परियोजना प्रस्तावित है। इसी क्षेत्र में आपका बोध घाट परियोजना जो है प्रस्तावित है। एक रफ व्यू हम देख रहे हैं किसका? बोध घाट परियोजना का। लगभग समझ में आ रहा है बोध घाट परियोजना कहाँ है। अब ये मैंने मैप क्यों बनाया है, हम इसका फैक्ट भी सीधा देख सकते हैं। मैप से कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, देखते हैं क्या चीज़ें क्लियर होंगी। तो इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं? सबसे पहला प्रश्न, भाई ये कहाँ पर है, इसका जो स्थान है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो याद रखना है इसका स्थान है भाई, ये है आपका गीदम तहसील। कहाँ पर है? गीदम तहसील में है। और कौन सा जिला है भैया? दंतेवाड़ा जिला। कौन सा जिला है भाई? दंतेवाड़ा जिला या दक्षिण बस्तर। दंतेवाड़ा इसका जिला मुख्यालय है। ठीक है, तो दंतेवाड़ा जिला गीदम तहसील में। और गीदम तहसील में भी किसके पास? बारसूर के पास। बारसूर के पास। और यदि लिखना चाहो तो बारसूर से 8 किलोमीटर दूर। ठीक है, यह भी और ज़्यादा जानकारी की इच्छा है तो ये एक स्थान हो जाएगा। एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। थोड़ा सा इसका इतिहास हम जान लेते हैं। इतिहास से संबंधित भी इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इंद्रावती बोध घाट परियोजना पहली बार कब प्रस्तावित हुई, पहली बार इसे कब मंजूरी मिली। तो याद रखेंगे 1979 को इंद्रावती बोध घाट परियोजना को प्रथम मंजूरी मिली। 1979 को भारत सरकार के द्वारा इंद्रावती बोध घाट परियोजना पहली बार मंजूर की गई। लेकिन 1980 में नवीन वन संरक्षण अधिनियम लागू हो गया, जिसके कारण इंद्रावती परियोजना विभिन्न वन संरक्षण प्रावधान के कारण फिर से किसी विवाद में पड़ गई। फिर से यह परियोजना टल गई और फाइनली सारी दिक्कतों को दूर करते हुए 1985 में इंद्रावती बोध घाट परियोजना को फिर से मंजूरी दी गई। 1985 में मंजूरी मिलने के पश्चात भी इंद्रावती परियोजना के ऊपर वर्तमान सरकार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का एक अंग था और मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा छत्तीसगढ़ पर खासा ध्यान नहीं दिया जाता था। इसी कारण भाई छत्तीसगढ़ नया राज्य की मांग हुई और नया राज्य गठित हुआ है। तो 2000 तक तो नहीं हुआ। इवन राज्य गठन के पश्चात भी इंद्रावती योजना के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। 2018 में विशेष पहल के तौर पर इंद्रावती जो बोध घाट परियोजना है, इस पर हलचल हुई। फाइनली इसका जो मैप है, इंद्रावती बोध घाट परियोजना है, संपूर्ण परियोजना की संपूर्ण डिटेल 2018 में वर्तमान कांग्रेस सरकार के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, तो वर्तमान में इसका क्रियान्वयन और जो इसमें जो चेंजेस है, कुछ अपडेशन हुआ है, पुराने प्रस्ताव से नए प्रस्ताव में कुछ अपडेशन हुआ है, वो कब हुआ है? 2018 में। ठीक है, तो शुरुआत कब से हुई है इसकी? 1979 से। थोड़ा सा इतिहास याद रखना है। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है कि इंद्रावती जो बोध घाट परियोजना है, इंद्रावती बोध घाट परियोजना में विद्युत क्षमता और सिंचाई क्षमता कितनी है? कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, इसमें आपका विद्युत और सिंचाई प्रमुख होता है।
इसके अलावा आपका जल संरक्षण, मत्स्यिकी और भी बहुत सारे उद्देश्य, रोजगार, कई चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है, लेकिन विद्युत और सिंचाई परियोजना महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे डाउट आता है, जैसा कि एग्जाम में प्रश्न आया था कि इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो याद रखेंगे 500 मेगावाट से कम कर, 500 मेगावाट से कम कर इसे 300 मेगावाट कर दिया गया है। याद रहेगा, 500 मेगावाट से कम करके आपको छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकेडमी का जो समग्र बुक है उसमें ये 500 मेगावाट लिखा हुआ मिलेगा। सीजीपीएससी प्रीलिम्स में दावापत्ती के लिए गया भी है, पर दावापत्ती नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि रिसेंटली वर्तमान सरकार ने गवर्नमेंट डेटा पब्लिश किया है कि भैया हमने इसे 500 मेगावाट से कम करके क्या कर दिया है, 300 मेगावाट कर दिया है। ठीक, तो इसीलिए जो एकेडमी की बुक में लिखा भी है 500 मेगावाट वो पुराना हो गया, चीज़ें अपडेट हो गई है। यही कुछ चीज़ें हमें समझना है। अब जो वर्तमान सरकार है उनका तर्क ये है कि भाई विद्युत उत्पादन में तो छत्तीसगढ़ राज्य वैसे भी एक महत्वपूर्ण भूमिका देश में निभा रहा है, एक अग्रणी राज्य है, जीरो पावर कट स्टेट है, ऊर्जा राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ जाना जाता है। तो विद्युत उत्पादन में उतना ध्यान न देके हमें ऐसे कार्य करना चाहिए कि रोजगार बढ़े। ठीक, अब इन्होंने विद्युत उत्पादन क्षमता को कम करके सिंचाई क्षमता को ज़्यादा बढ़ाने का निर्णय लिया। सिंचाई क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी यानी ज़्यादा खेतों तक पानी पहुँचेगा, ज़्यादा खेती का कार्य होगा, ज़्यादा कृषि का कार्य होगा, जिससे रोजगार बढ़ेंगे। अब हमारे दिमाग में ये बात आ सकती है कि भैया 200 मेगावाट कम करने से रोजगार कैसे बढ़ जाएगा? तो जो 200 मेगावाट का उत्पादन किया जाएगा उससे जो खर्चा लगेगा तत्कालिक रूप से, भाई अलग यूनिट लगाई जाएगी उतने विद्युत उत्पादन के लिए, उस खर्चे को नहरों और सिंचाई सुविधाओं के विकास में लगाना ताकि रोजगार बढ़े। ऐसा तर्क देते हुए वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार ने 500 मेगावाट के विद्युत उत्पादन को कम करके 300 मेगावाट कर दिया है और इसमें 75 मेगावाट के 4 यूनिट प्रस्तावित है। जैसे हसदेव बांगो परियोजना में 40-40 मेगावाट के 3 यूनिट संचालित है, वैसे ही इसमें 75 मेगावाट के 4 यूनिट प्रस्तावित है। याद रहेगा विद्युत उत्पादन क्षमता इंद्रावती बोधघाट परियोजना की। उसके अलावा सिंचाई क्षमता जो है इसकी सिंचाई क्षमता है 3,66,580 हेक्टेयर भूमि इसकी सिंचाई क्षमता प्रस्तावित है। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इतनी इसकी सिंचाई क्षमता रहनी है। क्लियर हो रहा है? एग्जैक्ट डेटा रखेंगे क्योंकि सीजीपीएससी में तो ये एग्जैक्ट डेटा प्रश्न आ चुका है। याद रहेगा 3,66,580 हेक्टेयर। अब इसके बाद इससे अगला प्रश्न बनता है, भाई इतनी भूमि यानी कहाँ की भूमि, कौन से जिलों को इससे फायदा मिलने वाला है? सभी जिलों को मिलेगा ऐसा तो है नहीं। क्या बस्तर को मिलेगा? क्या दंतेवाड़ा को मिलेगा? क्या इधर कोंडागांव और नारायणपुर को मिलेगा? तो देखिए, याद रखिए, कभी भी कोई डैम परियोजना बनती है, सिंचाई का जो लाभ मिलता है जहां नदी का बहाव होगा। भाई यहां तो बांध बना के रोक दिया गया ना, इधर तो डुबान क्षेत्र आएंगे, इधर तो आपके क्या आएंगे भैया, डुबान क्षेत्र आएंगे। उनको तो फायदा होना नहीं है, उल्टा उनको तो माइग्रेट करना पड़ेगा, डुबान क्षेत्र में आएंगे। वो भी हम देखेंगे कौन से हैं, क्या है। फायदा इस तरफ वालों को मिलेगा। यानी सामने बीजापुर दिख रहा है, दंतेवाड़ा दिख रहा है। अब बीजापुर दंतेवाड़ा के अलावा नीचे एक जिला बच रहा है सुकमा। तो जो लाभान्वित जिले हैं, अगला पॉइंट हमें वो याद रखना है। लाभान्वित जिले में पहला याद रखना है आपको सुकमा, दूसरा याद रखना है आपको दंतेवाड़ा और तीसरा याद रखना है आपको बीजापुर। अब मैंने इसका नंबरिंग क्यों किया, पहला दूसरा तीसरा? भाई पहला आंख के सामने दिख रहा था बीजापुर दंतेवाड़ा, इसको हमने क्यों नहीं लिखा? ये क्षेत्र के हिसाब से मैंने क्रम दिया है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बोधघाट परियोजना में सर्वाधिक लाभान्वित जिले उनके क्षेत्रफल के अनुसार क्रम बताएं, ठीक है, तो लाभान्वित जिले 3 ही हैं। कौन कौन सा? सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर। नीचे के 3 छत्तीसगढ़ के, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा। ठीक, दंतेवाड़ा जहां से जा रही है इंद्रावती, बीजापुर जहां से जा रही है इंद्रावती, और इनके नीचे का सुकमा।
सुकमा को इसलिए याद रखो क्योंकि सुकमा ही मेन मैदानी क्षेत्र है, बाकी लगभग पूरा बस्तर का जो संभाग है वो पहाड़ी क्षेत्र में आता है। ठीक, दक्षिण बस्तर की एकदम हम बात करेंगे, जो दक्षिणी बस्तरी संभाग है उसमें सुकमा का क्षेत्र ही सर्वाधिक मैदानी, बाकी लगभग आपका उच्च भूमि वाला क्षेत्र है। ठीक, तो सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर 3 जिले इससे लाभान्वित होंगे, जिसमें सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र रहना है सुकमा का, सेकंड नंबर रहना है दंतेवाड़ा का और थर्ड नंबर रहना है बीजापुर का। लेकिन यदि आपसे सर्वाधिक लाभान्वित ग्राम बोलेगा तो पहले नंबर पे आ जाएगा आपका बीजापुर, ये उठ के इधर आ जाएगा बीजापुर। दूसरे नंबर में हो जाएगा सुकमा और तीसरे नंबर पे हो जाएगा आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, तो बीजापुर के कुल 218 ग्राम, सुकमा के 90 ग्राम, दंतेवाड़ा के 51 ग्राम, इस प्रकार कुल 359 ग्राम, 359 गांव इससे लाभान्वित होंगे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र किस जिले का होगा, तो सुकमा। सर्वाधिक लाभान्वित ग्राम इस परियोजना से कहाँ है, तो बीजापुर के 218 ग्राम लाभान्वित होंगे और सुकमा का सर्वाधिक क्षेत्र लाभान्वित होगा। तो ये भी सर्वाधिक से न्यूनतम क्रम 3 जिलों का और ये भी सर्वाधिक से न्यूनतम क्रम 3 जिलों का, और कुल जिले कितने, 359। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा याद रखेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया भैया लाभ। ठीक, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी परियोजना बनेगी, अगर नदी इधर से आ रही है तो इधर के क्षेत्रों को सिंचाई का लाभ मिलेगा, इधर के क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, और इस तरफ के जो क्षेत्र होंगे वो डुबान क्षेत्र में आ जाएंगे, इस तरफ के जो क्षेत्र होंगे वो डुबान क्षेत्र में आएंगे। तो वो भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से डुबान क्षेत्र में रहेंगे वो आपको याद रखना है। डुबान क्षेत्र इसका कौन कौन सा होगा, तो डुबान क्षेत्र में आपको याद रखना है दंतेवाड़ा में, डुबान क्षेत्र में दंतेवाड़ा में। ठीक है, डुबान क्षेत्र हम इधर मैप में देख लेते हैं। डुबान क्षेत्र की हम बात करें तो डुबान क्षेत्र आपका दंतेवाड़ा में 2 गांव आंशिक रूप से और 4 गांव पूर्ण रूप से, 4 गांव पूर्ण रूप से डुबान क्षेत्र में आएंगे। कहाँ, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में 2 गांव आंशिक रूप से, इसको भी हिंदी से लिख देते हैं यार, और 4 गांव पूर्ण रूप से डुबान क्षेत्र में आएंगे। उसी प्रकार बस्तर में 2 गांव आंशिक रूप से और 20 गांव पूर्ण रूप से डुबान क्षेत्र में आएंगे। बस्तर में 2 गांव आंशिक रूप से और 20 गांव पूर्ण रूप से डुबान क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, उसी प्रकार कोंडागांव में 6 गांव आंशिक रूप से और 4 गांव पूर्ण रूप से डुबान क्षेत्र में आएंगे। कोंडागांव में 6 गांव आंशिक रूप से और 4 गांव पूर्ण रूप से डुबान क्षेत्र में आएंगे। ठीक, उसी प्रकार बीजापुर में 4 गांव आंशिक रूप से डुबान क्षेत्र में आएंगे, कोई भी गांव पूर्ण रूप से डुबान क्षेत्र में नहीं आएगा। और सुकमा तो डुबान क्षेत्र से काफ़ी दूर है, दिख ही रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि परियोजना इस प्रकार अगर बन रही है तो इधर का क्षेत्र ज़्यादा डुबान क्षेत्र में रहेगा। दंतेवाड़ा का जो 2, 4, 6 है वो यहाँ आसपास का ही क्षेत्र रहेगा। अब बीजापुर का भी 4 आंशिक रूप से है तो ये इधर का कोई छोटा मोटा क्षेत्र होगा। उसके अलावा मैक्सिमम क्षेत्र इधर का रहेगा, कोंडागांव और बस्तर का। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि अच्छा ये कुल मिला के कितना हो रहा है, कुल मिला के आपका 14 आंशिक रूप से और 8वां पूर्ण रूप से डुबान क्षेत्र के गांव रहेंगे। इस प्रकार कुल 42 ग्राम जो है वो डुबान क्षेत्र में आएंगे। क्लियर हो रहा है। अब जो ये मैंने पार्ट में बताया है वो चूंकि हम बता रहे हैं इसलिए बता दिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल वाली चीज़ याद रखना है कि बोधघाट परियोजना से छत्तीसगढ़ के 14 ग्राम आंशिक रूप से और 28 गांव पूर्ण रूप से डुबान क्षेत्र में आएंगे। 14 का जस्ट डबल 28। ठीक है, इस प्रकार कुल 42 ग्राम जो है डुबान क्षेत्र में आएंगे, जिसमें से सर्वाधिक कहाँ रहेंगे, बस्तर के। सर्वाधिक कहाँ रहेंगे, बस्तर के। कॉमन सेंस, जिस जगह से नदी बहते हुए आ रही है
वही सर्वाधिक क्षेत्र होगा डुबान वाला, उधर ही ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो सर्वाधिक, यही क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक डुबान क्षेत्र वाले ग्राम कौन से जिले में रहेंगे? बस्तर में। सेकंड नंबर कहाँ रहेंगे? कोंडागांव में। थर्ड नंबर कहाँ रहेंगे आपका? दंतेवाड़ा में। फोर्थ नंबर बीजापुर में। और सुकमा में नहीं रहेगा। सुकमा केवल लाभ कमाएगा, केवल लाभान्वित जिला है, डुबान क्षेत्र उसमें बिल्कुल भी नहीं। याद रहेगा, ठीक। तो डुबान क्षेत्र याद रखना है। इसके अलावा बोध घाट परियोजना से क्या होगा? बोध घाट परियोजना से छत्तीसगढ़ का जो सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत है वो 4% बढ़ जाएगा और बस्तर संभाग का जो सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत है वो 72% हो जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो कुल सिंचित क्षेत्र प्रतिशत है लगभग 38.6% है। नए आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा के अनुसार 37.8 या 38.6, ऐसा एग्जैक्ट अभी हमें याद नहीं आ रहा है, लगभग हम 37-38% मान लेते हैं, ठीक है। तो बस छत्तीसगढ़ का कुल सिंचित क्षेत्र भी वही है, उसमें 4% की वृद्धि होगी। सिंचित क्षेत्र कहने का मतलब कृषि भूमि के जितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है वो सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कहलाएगा। तो छत्तीसगढ़ का जो कुल सिंचित क्षेत्र है लगभग 37-38%, उसमें 4% का इजाफा हो जाएगा बोध घाट परियोजना बनने के बाद। और बस्तर का कुल सिंचित क्षेत्रफल जो है आपका 72% हो जाएगा। बस्तर का कुल सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 72। अब बस्तर का छत्तीसगढ़ से इतना ज़्यादा कैसे हो जाएगा? बस्तर में इतनी सारी परियोजना है? नहीं, बस्तर में तो बहुत कम परियोजना है, लेकिन बस्तर का सिंचित क्षेत्र ही ज़्यादा नहीं है। बात समझ में आ रही? बस्तर में कृषि क्षेत्र ही ज़्यादा नहीं है। अगर पूरे छत्तीसगढ़ में 100 एकड़ ज़मीन में खेती हो रही है फॉर एन एग्जाम्पल, तो बस्तर में 10 एकड़ में ही हो रही है मात्र, क्योंकि पूरा आपका पहाड़ी इलाका है और वन का इलाका है, जनजाति बाहुल्य इलाका है, ठीक है। तो पहाड़ी इलाके और वन के इलाके में कृषि भूमि कम होती है। तो जहाँ कृषि भूमि ही कम होगी वहाँ सिंचाई सुविधा अगर बढ़ाएंगे कम भूमियों में भी तो परसेंटेज तो बढ़ेगा ना, इसीलिए 72% इतना बड़ा दिख रहा है। तो इसमें काम का फैक्ट हमारा जितना भी मैं बता रहा हूँ सभी कहाँ है? गीदम, दंतेवाड़ा, बारसूर के पास 79 में पहली मंजूरी, 500 से कम करके कितना कर दिया गया है? 375 के 4 यूनिट लगेंगे, 3,66,580 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता इसकी रहेगी। लाभान्वित जिले सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर। सर्वाधिक क्षेत्र में भी सिंचाई सुविधा सुकमा में जाएगी, दूसरा दंतेवाड़ा, तीसरा बीजापुर। सर्वाधिक ग्राम लाभान्वित होंगे बीजापुर, दूसरा सुकमा और तीसरा दंतेवाड़ा। डुबान क्षेत्र 14 ग्राम आंशिक रूप से डुबान क्षेत्र में आएंगे और 42 पूर्ण रूप से आएंगे। सर्वाधिक कहाँ के? बस्तर के। न्यूनतम कहाँ के? बीजापुर के। बस्तर के कुल 20 और 2 22 गांव जो है डुबान क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। इस प्रकार बोध घाट परियोजना के बनने से छत्तीसगढ़ का कुल सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत 4% बढ़ जाएगा और स्वयं बस्तर का 72% हो जाएगा। तो बोध घाट इंद्रावती परियोजना से जो संभावित जानकारी से प्रश्न बन सकते हैं वो ये सारी जानकारी है। तो आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ गई है। इसे प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम में मैं आशा करूंगा कि इससे अगर प्रश्न आए तो आपसे ज़रूर बने। इसके अलावा और भी इसमें विविध जानकारी हो सकती है, पर वो मेरे अकॉर्डिंग जबरन के डेटा रहेंगे। आप डेटा को बढ़ाएंगे, जैसे कि ये एक पार्ट ही मैंने बढ़ाया है, सेपरेट जो मैंने बताया है। अब इसमें आप सेपरेट सबका क्षेत्र, कितने क्षेत्र में सिंचाई हो रही है, उसका प्रतिशत, वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है मेरे अनुभव से मैंने आपको बता दिया है। इसे बढ़िया नोट डाउन कर सकते हैं। हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताएं। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम पूरा प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ की और भी विभिन्न परियोजनाओं को हम जिलेवार देख सकें। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए आप सकार एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके लिए सकार एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। विभिन्न कोर्सेज के डेमो वीडियोस, 30 से 40 डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं। आप इन यूट्यूब के वीडियोस को भी एज ए डेमो समझ सकते हैं। और सीजी व्यापम का कंप्लीट कोर्स, सीजी प्रीलिम्स का कंप्लीट कोर्स, सीजी मेंस का, सीजी पीएससी मेंस का कंप्लीट कोर्स,
SI का कंप्लीट कोर्स, गणित और रीजनिंग का पृथक कोर्स, कंप्यूटर का पृथक कोर्स आप सकार एकेडमी के ऑनलाइन एप्लीकेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया, अपना फीडबैक हमें जरूर बताएं। मेहनत करें, पढ़ाई करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।